सोचिए आप अपनी छुट्टियों का समय पहाड़ों पर बिताने गए हैं या समुद्र किनारे बिताने गए हैं। अपने घर पर ही हैं तो पास वाले पार्क में टहलने गए हैं। अब गैस कीजिए इन सभी जगह आपको क्या चीज़ कॉमन देखने को मिल ही जाएगी। वह है हर जगह फैला कूड़ा कचरा। इसको ध्यान से देखें तो यह अधिकतर सिंगल यूज़ प्लास्टिक से बना है, जैसे पानी की बोतलें, चिप्स के पैकेट और भी बाकी ऐसी ही बहुत सी चीज़ें। प्लास्टिक हमारे जीवन में इतनी कॉमन हो गई है कि अब इसको यूज़ करते हुए हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। जैसे अपने रूम में ही देख लीजिए, प्लास्टिक से बनी 10 से 12 चीज़ें रखी मिली जाएंगी। पहले से ही ऐसा रहा है या प्लास्टिक पर इतना निर्भर हम हाल ही के कुछ वर्षों में हुए हैं। इसका इतिहास भी समझेंगे और यह भी जानेंगे कि माइक्रो प्लास्टिक क्या है। माइक्रो प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे टुकड़े। यह हमारी और बाकी सभी जीव जंतुओं की सेहत पर क्या असर कर रहे हैं और खासकर समुद्र पर माइक्रो प्लास्टिक का इतना नकारात्मक प्रभाव क्यों पड़ रहा है, यही सब जानने के लिए आज की यह वीडियो खर्च करते हैं। प्लास्टिक प्राकृतिक रूप से मौजूद नहीं है, हमने इसे खुद से बनाया है। पॉलीथीन ऐसी प्लास्टिक जिसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसे 1933 में इंग्लैंड के इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज़ ने बनाया था। इस समय पॉलीथीन और प्लास्टिक के और भी दूसरे टाइप्स का इन्वेंशन साइंटिस्ट कर ही रहे थे। प्लास्टिक इस समय रिसर्च का एक नया फील्ड था और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्लास्टिक का ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। अब सोचिए 1933 में और इसके कुछ सालों बाद तक दुनिया में क्या चल रहा था। साल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत होती है और इस समय सभी कंट्रीज़ को अपनी मिलिट्री के लिए ऐसे मटेरियल की तलाश थी जो उनके हथियार बनाने में काम आए, पैराशूट बनाने, खाना पैक करने और सामान स्टोर करने के काम आए। एक ऐसा मटेरियल जो सस्ता हो, मजबूत हो और लंबे समय तक खराब ना हो। इसकी तलाश प्लास्टिक पर आकर रुक जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद साल 1960 से 1970 के बीच प्लास्टिक का यूज़ हर दिन काम में लाए जाने वाले सामान को बनाने में भी किया जाने लगा। और अब वर्तमान समय की बात करें तो पिछले साल 2022 में हमने लगभग 40 करोड़ टन नई प्लास्टिक मैन्युफैक्चर की है, जिसका लगभग 44% हिस्सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बनाने में किया गया था। इसमें से सिर्फ 9% प्लास्टिक को ही रिसाइकिल किया जाता है। इसका कारण यह है कि कंपनीज़ को नई प्लास्टिक बनाना पुरानी को रिसाइकिल करने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है। प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी छोटे छोटे बैक्टीरिया इसे खाकर न्यूट्रिशन में नहीं बदल सकते। यानी नदी किनारे पड़ी पॉलीथीन को अगर रिसाइकिल ना करे तो ये वहीं पर सदियों तक पड़ी रह सकती है और अंत में इसी नदी के सहारे समुद्र तक का अपना रास्ता खोज लेगी। रिसाइकिल तो सिर्फ छोटी सी मात्रा को किया जाता है, प्लास्टिक का ऐसा बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही समुद्र में फेंक देते हैं। अब अगर हम एक बार के लिए सोचें, अरे समुद्र में प्लास्टिक को फेंक भी दिया तो इससे क्या ही नुकसान है, यह तो बस वहाँ हमेशा के लिए पड़ी रहेगी। इस बात को थोड़ी और गहराई में समझते हैं। सूरज से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और पानी का बहुत ज़्यादा दबाव होने की वजह से ये प्लास्टिक छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगती है। इन छोटे छोटे पीसेस को हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। कुछ माइक्रो प्लास्टिक्स की चौड़ाई हमारे सिर के बाल से भी कम होती है। कई बार यह इतनी छोटी होती है कि इसे हम अपनी आंखों से देख भी नहीं पाते। पानी में उगने वाले बहुत छोटे छोटे पौधों और ऐसे ही पानी में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जब एक ग्रुप में बात करते हैं तो उन्हें प्लैंकटन्स कहते हैं। प्लैंकटन समुद्री फूड चेन का बेस है। जैसे पानी में रहने वाले सबसे बड़े जीव वेल्स और शार्क अपने से छोटी मछलियों को खाती हैं, यह मछलियाँ खुद से छोटी मछलियों को। ऐसे ही समुद्र में रहने वाली सबसे छोटी मछलियाँ प्लैंकटन्स को अपना भोजन बनाती हैं। कई बार ये छोटी सी मछलियाँ माइक्रो प्लास्टिक्स को अपना भोजन समझकर खा जाती हैं। पिछले लाखों सालों से चलते आ रहे इवोल्यूशन में प्लास्टिक कभी भी मछलियों के खाने के मेन्यू का हिस्सा नहीं रहा है। प्लास्टिक कोई खाने की चीज़ भी नहीं है और अब हमारी खुद की गलतियों की वजह से जब ये मछलियाँ माइक्रो प्लास्टिक को खा भी लेती हैं तो ये उनके शरीर के अंदर जाकर सिर्फ नुकसान ही करती है। ये मछली खुद से बड़े पानी में रहने वाले जीवों का शिकार बनती है। इसी वजह से बायोलॉजिस्ट्स की बहुत सी रिपोर्ट में यह सामने आया है कि कुछ वेल्स के शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्लास्टिक मिली है। 14 मिलियन टन बहुत बड़ी मात्रा होती है। इतनी प्लास्टिक हर वर्ष समुद्र में फेंक दी जाती है और पानी के बहाव के कारण अब यह हर जगह है। एंटार्क्टिका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता है, वहाँ भी पेंगुइन्स और सील्स को प्लास्टिक की वजह से परेशान होते देखा गया है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक रिसर्च में यह सामने आया है कि अगर परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया गया तो 2050 तक अगर वजन की बात करें तो समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगी। इस रिपोर्ट में सिर्फ यही सामने नहीं आया है, समस्या एक और भी है। प्लास्टिक जिस मटेरियल से बनी है वह अपनी ओर बहुत से केमिकल्स को अट्रैक्ट करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए यह नाम सुनिए, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जितना खतरनाक इनका नाम है ऐसा ही इनका परिणाम भी है अगर यह हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए।
हवा में बह रही कुछ माइक्रोप्लास्टिक इतनी छोटी होती है कि हमारे स्किन के आर पार होकर के हमारे ब्लड में मिल सकती है और सभी टिश्यूज से पार होकर के हमारे दिमाग तक भी जा सकती है। प्लास्टिक का हमारे शरीर पर क्या असर होता है, इसकी रिसर्च अभी चल ही रही है, लेकिन ये केमिकल्स जो प्लास्टिक के सारे हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं, इनका बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च भी चल रही है। ऐसा ही एक संशोधन है बैक्टीरिया से जुड़ा हुआ। हमारी पृथ्वी पर आज से करीब 370 करोड़ साल पहले जीवन की शुरुआत हुई थी। धरती के सबसे पहले जीव यह माइक्रोब्स ही थे। बैक्टीरियाज किसी भी तरह के वातावरण में सर्वाइव कर जाने के लिए फेमस है। इन्हें अपने आसपास जो भी मिलता है उसी को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। वैज्ञानिकों ने 2016 में ऐसे बैक्टीरिया की खोज की जो प्लास्टिक को खाकर अपने ऊपर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखाने में सक्षम था। अब इन बैक्टीरियाज को अगर हम समुद्र में छोड़ दें तो क्या ये प्लास्टिक की मात्रा को कम कर सकते हैं या किस हद तक हमारी सहायता कर सकते हैं? इसका जवाब साइंटिस्ट अभी तलाश ही रहे हैं। बैक्टीरिया हमारी हेल्प कब तक कर पाएंगे, इसके बारे में तो अभी पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तब तक हम खुद जहाज़ ले जाकर जिस जगह प्लास्टिक बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गई है उसे खुद तो साफ कर ही सकते हैं। समुद्र का पानी स्थिर नहीं रहता, यह लगातार बहता रहता है। इस पानी के बहने का एक फिक्स पैटर्न है। वैसे तो यह पैटर्न समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इतनी बड़ी स्केल पर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में लेना होता है, लेकिन एक बेसिक सा रूल यह है कि इक्वेटर के पास समुद्र का पानी नॉर्थ और साउथ पोल के पास वाले पानी से ज़्यादा गर्म होता है। इस कारण से वाटर करंट्स बनते हैं जिनसे इक्वेटर का पानी नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ बहता है और वहाँ मौजूद ठंडा पानी इक्वेटर के पास आता है। इस पैटर्न की वजह से समुद्र में कुछ जगह ऐसी बन गई हैं जहाँ पर हर तरफ से पानी अपने अंदर बह रही प्लास्टिक और बहुत से दूसरे सामान को लाकर इकट्ठा कर देता है। यह प्लास्टिक इसी जगह स्थिर मौजूद रहती है, जिसकी तस्वीरें हमने सैटेलाइट्स की मदद से भी देखी हैं। इस जगह को हमने ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम दिया है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है दी ओशन क्लीनअप। इस कंपनी को अपना काम आगे बढ़ाते रहने के लिए कोका कोला, रॉयल DSM जैसी और भी बहुत सी कंपनी से फंड मिलता है। दी ओशन क्लीनअप अपने जहाज़ लेकर पैसिफिक गार्बेज पैच के पास तक जाती है और वहाँ से प्लास्टिक उठाकर उस जगह की सफाई करती है। अब तक इस कंपनी ने 100 टन से भी ज़्यादा प्लास्टिक को समुद्र से बाहर निकाला है, लेकिन जितनी गंदगी हम फैला रहे हैं उसके कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। टेक्नोलॉजी के विकसित होने के हम बहुत से फ़ायदे उठा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नुकसान भी बहुत हो रहा है। आखिरकार यह समय अब ऐसा आ चुका है कि अगर अब हमने अपनी गलतियों में सुधार नहीं किया तो आगे आने वाले सालों में हम अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सोचिए, अगर अभी से ऐसा हाल है तो साल 2123 में हमारी धरती कैसी नज़र आएगी, हमारा और बाकी सभी दूसरे जीवों का रहना सहना कैसा चल रहा होगा। अगर आज के समय से कंपैरिजन करें तो जाहिर है बेहतर होने का अनुमान तो नहीं लग रहा। सभी देशों की सरकारें प्लास्टिक पॉल्यूशन रोकने के लिए नए नए प्रस्ताव पास कर रही हैं और अब व्यक्तिगत स्तर पर भी लोग इस खतरे को लेकर जागरूक हो रहे हैं। आखिरकार ऐसे ही सही कदम लेने से हमारे साथ साथ पशु पक्षियों को भी बहुत आराम मिलेगा और वो भी हमें अंत में धन्यवाद ही बोलेंगे। साथ में यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।